हम प्रकाशिकी के अंतर्गत हम परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अवतल दर्पण से परावर्तन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से परावर्तन। उत्तल दर्पण से परावर्तन, इसको समझने के लिए हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो जिसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका भीतरी भाग वक्राकार है, इसमें पॉलिश है, और जिधर वक्राकार भाग होता है उधर इसका वक्रता केंद्र होता है और यहाँ फोकस है। क्लियर? अब ये इसकी उभरा हुआ भाग इसकी चमकीली सतह है। तो इसमें मुख्यतः दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जब वस्तु को हम कहाँ रखें? अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे हो, वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो बिंदु आकार का बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्लियर हुई। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, जब वस्तु, ये ध्रुव है P Mn, इसको नाम दे देते दर्पण ध्रुव, अनंत और ध्रुव के मध्य हो। वस्तु जब अनंत और ध्रुव के मध्य हो, अनंत और ध्रुव P के बीच यदि वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, ये दो ही कंडीशन होती है, दोनों अच्छे से क्लियर हुई। फिर से अपन उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति देख रहे हैं। जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। अब इसमें बार बार प्रतिबिंब आ रहा है तो हम प्रतिबिंब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है इसको परिभाषित करते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहेंगे। परिभाषा एक बार फिर से, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसमें अंतर कर लेते हैं, इसमें अंतर देख लेते हैं। पहले तो परिभाषा आ जाएगी, परिभाषा, इसकी भी परिभाषा, परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा अंतर होगा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर होगा। एक बार फिर से देखते हैं, पहले परिभाषाएं आएगी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब के प्रकार देखे और उसमें अंतर देखे। अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी उत्तल दर्पण से परावर्तन, अवतल दर्पण से परावर्तन पढ़े, परंतु उसमें हमने कोई भी चित्र नहीं बनाया है। तो चित्र बनाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ये नियम हम अभी देखेंगे। तो प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम होते हैं वो हम देखते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम, तो यहाँ पर हम नियम लिखेंगे। प्रतिबिंब, हम इसको समझने के लिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये mn नाम दे दिए, दर्पण हो गया mn, p इसका ध्रुव, f फोकस, c इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, पहला नियम होता है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो कहां से जाएगी? वो फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, हम चार्ट में लिख रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है। यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हो, फोकस से होकर आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। ठीक है, तीसरा नियम होता है यदि कोई प्रकाश किरण इसके प्रकार, यदि कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र पर आपतित हो, वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो, केंद्र से होकर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात यह अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। अगला एक और नियम होता है चौथा, ये देख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए ही वापस परावर्तित हो जाती है। तो अगला नियम देख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव पर थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए ही परावर्तित हो जाती है। तो ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम। ठीक है, अब हम कुछ सवाल करेंगे, इसमें कुछ व्यंजक करेंगे, तो उनमें हमें
दूरियों के कुछ चिन्ह लेने पड़ेंगे। तो वे चिन्ह परिपाटी से लिए जाते हैं। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है? इसमें दूरियों के चिन्हों को लिया जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक स्थिति के हिसाब से। तो अभी हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में देख लो, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव MN दर्पण है, F इसका फोकस है, C वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे। यदि पहला नियम तो ये होता है कि हम दूरी जो नापेंगे वो सदैव ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, तो सभी दूरियां ध्रुव P से नापते हैं। सदैव सभी दूरियां कहां से नापेंगे हम? ध्रुव P से। अगला जो नियम होता है वो इस प्रकार होता है कि यदि हम आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को नापते हैं, तो यदि हम आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को नापते हैं तो दूरियों को हम धनात्मक लेंगे। दूरियों को कैसा लेंगे? धनात्मक। दूसरी स्थिति, यदि हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएं तो दूरियों को हम ऋणात्मक लेंगे। यदि आपतित प्रकाश की हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरियों को ऋणात्मक लेंगे। अगली स्थिति होती है कि हम यदि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चले तो दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, यदि हम मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चले तो दूरियों को हम लेते हैं ऋणात्मक। दूरियों को ऋणात्मक लेंगे। चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई? एक बार फिर से देखते हैं। प्रत्येक दूरियां हम ध्रुव से नापेंगे। दूसरी कि यदि हम आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को नापेंगे तो दूरियां धनात्मक होगी। इसका जस्ट अपोजिट, यदि हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलते हैं तो दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। अगला, यदि हम मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलते हैं तो दूरियों को धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चलते हैं तो दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। इनका उपयोग हम व्यंजकों में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम F और R में संबंध देखेंगे, जहां F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। गोली दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों के लिए देखेंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसी को दूसरे प्रकार से हम बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।